ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी से इस समय एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि यूनिवर्सिटी ने अपना जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, खासकर पेपर का, कि जैसे लिखित में होता था, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप होते थे, परंतु अब पूरी की तरह ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया है। यानी कि पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी आएंगे। उसमें से आपको 4 में से कोई एक जो सही आंसर आपको लगता है उसको आपको टिक करना होगा। तो इसको लेकर के स्टूडेंटों में बड़ा ही बड़ा ही भयानक कह लें, क्योंकि स्टूडेंट के लिए तो भयानक ही है, परंतु बहुत ऐसा माहौल चल रहा है उनके लिए कि हौच-पौच सा हो रहा है कि वो तैयारी कैसे करें। क्योंकि उस पहले जो था रूटीन वो ये था कि बच्चे बड़ा सा क्वेश्चन का आंसर लिखाते थे, उसमें से कुछ नंबर तो मिलते थे, परंतु अब तो बहुविकल्पी में यह है कि अगर क्वेश्चन गलत तो गलत, यानी कि उसके नंबर कटने है ही है। तो आज इसी को बातचीत करने के लिए कि आखिर जो बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होते हैं उनकी तैयारी स्टूडेंट कैसे करें, तो मेरे साथ में हैं डीएस डिग्री कॉलेज की जियोलॉजी डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन प्रोफेसर शिवा। मैं आपको बता दूं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको पेपर बनाने की भी जिम्मेदारी दी गई थी। कई पेपर इन्होंने बनाए हैं, हम सब्जेक्ट का नाम नहीं लेंगे। और जो कन्वीनर हैं यह उस कमेटी के जो यूनिवर्सिटी के द्वारा बोर्ड ऑफ स्टडीज़। तो मैडम आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, शुरुआत के जो पेपर आएंगे वो उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन उन्हें करने होंगे? शुरुआत छोटे से करते हैं। हाँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है बच्चों को 100 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 75 करने की अभी तक जो है हम लोग ने डिसाइड किया है। अच्छा। 75 करने हैं। हाँ। तो चॉइस उनको मिलेगी, इसलिए डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि बहुत डरने वाली बात है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। और एक बच्चा जब अच्छे से पढ़ाई करेगा तो कोई रीजन नहीं है कि उसके वो फेल होगा या उसके कम मार्क्स आएंगे, मुझे नहीं लगता। अच्छा मैडम, आपने जैसे पेपर बनाए, हाँ। तो पेपर बनाते समय बतौर पेपर सेट करने वाले, बनाने वाले के, आपने क्या सोचा कि मुझे इस तरीके के क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन देने चाहिए, सरल देने चाहिए, या मतलब किस तरीके से? मैं ये नहीं कह रहा आप क्वेश्चन बताएं बतौर एग्जाम्पल कोई, आप ये बताएं कि आपने एग्जाम को जो पेपर बनाते समय क्या मापदंड रखा, क्या सोचा? देखिए, बहुत ही अच्छी हमारे वाइस चांसलर साहब ने बहुत ही इस चीज का बहुत ही अच्छा ध्यान दिया है। बहुत अच्छा वर्क है कि उन्होंने एक पर्सन को ये जिम्मेदारी नहीं दी कि वो पेपर बनाएगा। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मैंने पेपर बनाया है, ऐसा नहीं है। कईयों ने बनाए। 4 लोग कम से कम पेपर बनाते हैं, एक पेपर। उसके बाद हम लोग उसमें मिक्स करते हैं क्वेश्चन। जो मॉडरेटर होता है, एक रिव्यूअर होता है, उसके से स्क्रीन होके फिर आपका पेपर बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्सन पेपर बनाएगा ऐसा जैसे पहले होता रहा है। हाँ। एक पर्सन ने पेपर बनाया और वो हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो इस केसेस में क्या होता है, अच्छा है, इसीलिए हमारे पास हमें ये पता है कि लीक होने की या इस तरह के चांसेस नहीं है। हाँ। जी। तो ये बहुत अच्छा हमारे वाइस चांसलर साहब ने ये ध्यान रखा है। तो जो आपने अपना बनाया होगा, मेरा मानना है, हाँ। तो उसमें आपने किस तरीके के क्वेश्चन रखने की ज्यादा कोशिश की? सरल सरल, हाँ, या कठिन कठिन, या मतलब जो बिल्कुल फंडामेंटल जानकारी होती है उस सब्जेक्ट की? हाँ। तो किस तरीके, थोड़ा सा देखिए, मैंने क्या करा है, मैंने जनरली ये ध्यान रखा कि स्टूडेंट्स को जब हम पढ़ाते हैं क्या उनकी पढ़ाई हुई होगी, सिलेबस क्या है उनका, है ना। तो उसमें जो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो जरूरी है, उनको पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने रखने की कोशिश करी है। अच्छा, जैसे कि मैडम मैंने अभी भी देखा है कि बच्चों की जो पुरानी आदत है कि वह हेडिंग याद कर रहे हैं किताबों से। वो क्या कहते हैं, लंबी लंबी परिभाषाएं जो ऑथर की, राइटर की होती हैं, वो याद कर रहे हैं। तो मतलब उनका ये तैयारी करने का तरीका वही पुरानी तरीके से, क्योंकि अभी उन्हें पता नहीं है कि हमें टिक मार का या जो बहुविकल्पी होते हैं उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो बच्चे किस तरीके से तैयारी करें, थोड़ा सा विस्तृत बताने की कोशिश करें ताकि बच्चों की समझ में आए। देखिए, जैसे आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे और आपको सही ऑप्शन टिक करना रहेगा उस पे, है ना। तो ये रहेगा। अब इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको जितना आप पढ़ सकें, जितना आपको वास्ट नॉलेज होगी वो उतना अच्छा है। आप अपनी यहाँ तो टीचर्स पढ़ाते ही हैं आपको, उस पर आप बहुत ध्यान दें कि वो क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। उनसे क्वेश्चंस पूछें आप,
कि अब जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो एक तरह से ऑब्जेक्टिव ही है कि ये इसका मतलब क्या है, या वो आंसर करेगा टीचर, आपको इससे नॉलेज कुछ मिलेगी। घर जाके भी आपको बहुत पढ़ना है ना। आप जितना पढ़ेंगे, जो मटेरियल पढ़ रहे हैं उस पे से फिर खुद क्वेश्चन बनाइए, है ना। फिर आप खुद सोचिए कि इसमें क्या क्या चीजें मतलब वन लाइन में पूछी जा सकती हैं। जैसे कि साइंटिस्ट के नेम वगैरह भी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। बहुत सी आप जब आपको आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर होते हैं और आप खुद पढ़ते हैं, उसके बाद फिर खुद आप जो है क्वेश्चंस भी पुट अप करते हैं अपने आप से कि इसका क्या आंसर होना होगा, ये क्या है ऑब्जेक्टिव, तो आपका नॉलेज भी इंक्रीज होती है। तो मैडम जो फंडामेंटल चीजें होती होंगी, जो फंडामेंटल चीजें होती होंगी वही ज्यादातर रखी जाती होंगी ना। अब कि बहुत बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो रखी जाती है, क्योंकि एक बहुविकल्पी में तो इतना बड़ा नहीं आ सकता। बहुत एक दो लाइन में जो चीज पूछी जा सके वही पूछी जाएगी, जाहिर सी बात है। पूरा पैराग्राफ मुश्किल ही है कि कोई टीचर जो है ये करेगा, है ना। तो जनरली जो 4 टीचर्स बना रहे हैं अगर डिफरेंट टीचर्स, तो वो 1-2 सेंटेंसेस में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते होंगे, ज्यादा चांसेस है वही पूछेंगे। अब जैसे कि अगर बहुत से लंबी लंबी डेफिनेशन है तो मेरे अनुसार तो शायद, वैसे तो पेपर आपने बनाए हैं, तो मेरे अनुसार तो उनको शायद रटना कोई मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो पूरा डेफिनेशन लिखने को तो आएगी नहीं। या तो डेफिनेशन किसने दी ये आ सकता है, या किससे संबंधित है वो आ सकता है, वो आ सकता है, क्योंकि पर वो रटने का तो ऐसे शायद मेरे ख्याल से इस समय इन वाले पैटर्न में कोई भी डेफिनेशन याद करना या कोई भी हेडिंग याद करना, तो शायद वो तो कामयाब वो लगता नहीं है। यू हैव टू रीड, केवल किताब पढ़ें, किताब खास करें, बुक पढ़ें, और इतना मतलब जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आप रिटेन रखेंगे। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी होता है, कभी कभी आपके नजर से कोई चीज गुजरी है तो यू कैन रिकॉल इट व्हेन इट्स इन ऑब्जेक्टिव, तो ये वाली चीजें होती हैं। अच्छा मैडम, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि इस समय एग्जाम जैसे ही आते हैं तो मॉडल पेपर आ जाते हैं मार्केट में। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, तो इस पैटर्न पे भी मॉडल पेपर आए हुए हैं, और मॉडल पेपर में अपने हिसाब से उन्होंने बहुविकल्पीय क्वेश्चन उसमें रखे हैं, अधिक से अधिक। ठीक है। अब क्या आप कभी जब पेपर बनाते हैं तो क्या आप ये ध्यान रखते हैं कि वो क्वेश्चन मॉडल पेपर में ना हो? नहीं, ऐसा होता है, क्योंकि मॉडल पेपर को ही रट करके क्या पास हुआ जा सकता है? एक्चुअली मॉडल पेपर तो हम देखते भी नहीं है, सही बताएं तो। अच्छा, आप तो सिलेबस तो देखते भी नहीं है मॉडल पेपर्स। हम तो अपना जो हमारा टॉपिक है, हमें उसके बारे में नॉलेज होती है, हम वो पढ़ते हैं, उसके बारे में रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, है ना। उसको हम स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं, बस इतना ही हमें पता है। मॉडल पेपर देख के हम कभी क्वेश्चन पेपर, तो यानी कि अगर हम ये कहें कि मॉडल पेपर में दिए हुए क्वेश्चन आ सकते हैं या नहीं आ सकते, इनकी कितनी संभावना है, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आप ये तो बिल्कुल भूल जाएं कि मॉडल पेपर से पढ़ के आप पास हो पाएंगे, है ना। मैंने आपको बोला जितना आप खुद पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा स्टडी करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। आप नेट पे भी देखिए चीजें, है ना, अपनी बुक्स भी कंसल्ट करिए, है ना। सिलेबस में जो आपका जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में थॉरोली पढ़िए। अच्छा, जैसे कि मैडम जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण से पूछूं कि जैसे तुलसीदास के बारे में आया, हाँ जी, जो महान कवि थे, तो तुलसीदास के बारे में ज्यादा से ज्यादा जो पेपर बनाने वाला है वह यही पूछ सकता है कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उन्होंने कौन सी किताब लिखी, बिल्कुल बिल्कुल यही, या उनकी मृत्यु कहाँ, उनकी डेथ कहाँ हुई, उनके जो है पेरेंट्स का क्या नाम था, और किस मतलब कहाँ पढ़े, उस बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी तरीके से शायद और भी सब्जेक्टों में क्वेश्चन रखे जाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि आप जब पढ़ेंगे और अपने आप से क्वेश्चन करेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। इस तरह का ये फॉर्मेट है। आप सिर्फ सोचें कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद कर लिए, और ऐसे तो इतने क्वेश्चंस बनेंगे ऑब्जेक्टिव कि आप बिल्कुल मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा, आप याद ही नहीं कर सकते उतने, है ना। तो मतलब टॉपिक क्लियर होना चाहिए, टॉपिक क्लियर, एग्जैक्टली, अब आप बिल्कुल सही हो रहे हैं, टॉपिक क्लियर होना चाहिए। हाँ, उसमें रटने का ऐसा कोई जरूरत नहीं है शायद मेरे अनुसार, रटने की, एक्सेप्ट नेम्स की, जैसे जो नाम है पर्टिकुलर किसी साइंटिस्ट का कि इसने क्या खोज की, और ये इस तरह की चीज तो रटनी ही पड़ेंगी आपको, किस ईयर में की, ये सारी चीजें तो रटनी ही पड़ेंगी। अच्छा, इस तरीके से। तो मैडम, आप जो इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं सब इस बार बच्चे, तो आप उनको क्या सलाह देंगी, और ताकि वो और बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें? मैंने उनको यही बोला कि अपने जो यहाँ पे क्लासेस हों, टीचर्स की बात आप ध्यान से सुने, उनको क्वेश्चन करें, और रीड जितना ज्यादा पढ़ सकें घर जाके भी, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है,
बहुत वास्ट जो है, जितना आप पढ़ सके, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए बिल्कुल अपने, और जो मटेरियल पढ़े उसमें से खुद अपने अपने माइंड में एज ए एग्जामिनर सोचिए और क्वेश्चंस बनाइए और आंसर्स करिए। नहीं, ये मैडम ने बहुत अच्छी बात कही है शायद, कि आप जब कोई भी टॉपिक पढ़ रही हैं, सब्जेक्ट पढ़ रही हैं, किताब पढ़ रही हैं, तो बतौर एक एग्जामिनर, यानी कि आप इस तरीके से देखिए कि आप खुद पेपर बना रही हैं कोई, तो आप कौन से क्वेश्चन उसमें रखेंगे। तो उस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो शायद आप वो जो लिखित वाले पैटर्न होता था उससे कहीं ज़्यादा नंबर आप ला सकेंगे। हमारे साथ में है डीएस डिग्री कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट से प्रोफेसर मीरा सिंह जी। तो मीरा सिंह जी, जैसा कि इस बार जो पैटर्न है वो टिक मार का, बहुविकल्पी है या ऑब्जेक्टिव टाइप जिसे कहते हैं, तो इसमें क्या कुछ जैसे नेगेटिव मार्किंग जैसी तो कोई व्यवस्था है? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और ये पहली बार लागू हुआ है, एनईपी है, गवर्नमेंट ने किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और मुझे लग रहा है इसके इम्पैक्ट बहुत अच्छे आने आगे चल के। तो मैडम बच्चे तो इसको देख करके पैटर्न को डर रहे हैं बड़ा, कि अरे क्वेश्चन गलत हुआ तो गलती हो जाएगा, पहले जैसे नंबर भी नहीं मिल पाएंगे, थोड़ा सा लिखे तो क्वेश्चन तो नंबर मिलेगा। जब कोई नई चीज होती है तो उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा टिपिकल लगता है, कुछ नया देखने में डर। लेकिन जब हम धीरे धीरे आदी हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे और बच्चों को थोड़ा समझ में आने लगेगा तो वो नहीं डरेंगे। उनको लग रहा है कि एक पैटर्न जो सालों से चला आ रहा था कुछ डिफरेंट है ये। जी। ऐसा नहीं, मुझे लग रहा है ये ज्यादा बेटर है बजाय उस पैटर्न के। क्योंकि ज्यादातर जो कंपटीशन होते हैं वो ज्यादातर इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप ही अधिकतर होते हैं। वही देखते हुए लागू किया गया कि बच्चों को कहीं दिक्कत ना, इतना लॉन्ग और लेंदी पढ़ते रहते थे बच्चे थ्योरी कर, लिखना भी बहुत होता था। हाँ, बहुत लिखना होता था उस विद इन टाइम 3 आवर्स 2 आवर्स में। तो ये कि वो गया। दूसरा ये कि पॉइंट वाई अगर आपने एक सही किया तो फुल मार्किंग आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि उसमें भी हम हाफ काट के दे देंगे, वो नहीं है, कंप्लीट। मुझे लग रहा है ये स्कोरिंग है पेपर। और इसमें तो शायद मेन से ये भी व्यवस्था है कि ये तो शायद प्रोफेसर भी चेक नहीं करेंगे, ये तो मशीन से चेक हो गया। इसमें तो कोई पारदर्शिता है, बिल्कुल ओएमआर सीट है, आपने सही किया है, बिल्कुल मार्किंग आपको मिलेगी। कोई भी उसमें 1 मार्किंग 0.1 भी आपका नेगेटिव नहीं जाएगा, फुल मार्किंग आप में। अच्छा मैडम, जैसे कि आपने भी पेपर बनाए हैं, तो जो बहुविकल्पीय व्यवस्था है, तो बच्चे आपके अनुसार बतौर एग्जामिनर और पेपर बनाए हैं, कि आपके अनुसार बच्चे कैसे तैयारी करें, अगर सरल भाषा में अगर हम बताएं तो? देखिए, सबसे अच्छा ये है कि बच्चे, जैसे हम बहुत पहले करते थे कि एक एक लाइन पढ़ो, हमारे पेरेंट्स कहते पढ़ो एक एक लाइन। इससे पहले की व्यवस्था में ये था कि भाई 5 यूनिट है, उन्होंने 3 यूनिट तैयार कर ली, बच्चा पास हो जाएगा। अब ये है कि आप फुल पढ़िएगा, लेकिन लाइन करके पढ़िए। भाई आपको पूरी नॉलेज हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। पहले बच्चे हाफ पढ़ लेते थे, बस उनको पास होना है। अब उनको लगेगा नहीं, मुझे फुल पढ़ना है, उनको अपने पूरे पेपर की नॉलेज होगी। एक एक लाइन करके पढ़े तो जो मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ हैगी, कुछ बुक्स उन्होंने लिखी, जैसे थोड़ी देर पहले हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैडम ने कहा था कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन पूछा था तुलसीदास जी का, उस समय उन्होंने रामायण किस भाषा में लिखी। रामायण तो जानते भाषा अवधी भाषा में है, तो ये क्वेश्चन। अब मुझे लग रहा है बच्चों को वर्डन की जरूरत नहीं है, केवल आप रेगुलर स्टडी करिए, आराम से करिए, विदाउट किसी टेंशन के करिए, बस पढ़िए पूरा, क्योंकि उसके लिए आपको ईमानदारी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए अपने में। और अब आपको नॉलेज होगी कि मेरे पास फर्स्ट पेपर में इतना है और मुझे पूरा आता है। तो मैडम, जो इस समय कई मॉडल पेपर आ रहे हैं जो इसी पैटर्न पर बने हुए हैं, उसमें बहुत सारे टिक मार्क हैं, तो क्या उन पर निर्भर रहना चाहिए या किताब से पढ़ना चाहिए? नहीं, देखिए, हम तो कहते हैं मॉडल पेपर तो कभी नहीं आप निर्भर रहिए। बुक आपके लिए सबसे बेस्ट आपकी फ्रेंड्स हैं, और सबसे बेस्ट होती हैं क्योंकि बुक में डिटेल दी जाती है। और कहीं ना कहीं जब हम राइटर लिखता है तो सोचता है कि स्टूडेंट के लिए बेनिफिट हो, तो बुक पढ़िए, और मैं उसको नहीं दूंगी और मैं इस पे कोई कमेंट भी नहीं करूंगी। अच्छा, आपने मैडम जैसे पेपर बनाया होगा, तो उसमें आपने क्या क्या सोचा कि मुझे इस तरीके के क्वेश्चन रखने हैं, सरल रखने हैं, कठिन रखने हैं, या कैसे कुछ दिमाग में रहा होगा ना क्राइटेरिया? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, ये फर्स्ट टाइम लागू हुआ है। डेफिनेटली नई चीज में बच्चे भय खाते हैं, ये तो हम मानते हैं। और बच्चा ही क्या है, अगर स्टूडेंट है तभी भय खा रहा है, जब हम टीचर हो जाएंगे तो इतना नहीं होता है। तो हम कहते हैं आज टीचर को भी एग्जाम कहीं देना पड़े तो एग्जाम ही होता है कि नहीं, मुझे एग्जाम देना है, एग्जाम का भी भय रहता है। तो ये तो बच्चे हैं, अभी एकदम नए आए हैं, वर्क करेंगे, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है, जो हम लोग पेपर्स जो सभी टीचर्स बना रहे हैं, स्पेशली इसमें सहयोग हमारे बीसी साहब का बहुत है। वो तो है।
उन्होंने लिख भी दिया है कि आप टाइप ऑफ द क्वेश्चन को इजी है, एवरेज है या टिपिकल है, बहुत कम जो है। तो अगर इजी मोस्टली ये कह दिया है कि कोशिश करिए, अभी शुरुआत है, शुरुआत में अगर हम टिपिकल कर देंगे तो बहुत मुश्किल तो फिर अगर वैसी बात हम कहेंगे तोते उड़ जाएंगे। हाँ, तो शायद हम तो टीचर ही नहीं, मोस्टली टीचर सभी इजी बना रहे हैं या एवरेज हो रहा है, इतना ध्यान रखा जा रहा है कि फंडामेंटल्स बच्चों को क्लियर होना चाहिए और इजी टू इजी हो, जितना हम अधिक से अधिक। पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट उसको कैसे है, अगर पढ़ेगा तो वो आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि मैडम की इस बात से आपको शायद सुकून मिलेगा कि क्वेश्चन जो रखने के लिए कही गई है यूनिवर्सिटी की ओर से वह इजी और एवरेज वाले रखने की कही है, ना कि बहुत ही ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन। और थोड़ा सा अब मैं इस वीडियो को अंत करते हुए मैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं भी शिक्षा के क्षेत्र से रहा, मैंने भी बीएड करी, अब पत्रकारिता में हूँ, तो मेरा एक सजेशन था, शायद आपको शायद अच्छा लगेगा, कि आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप यूट्यूब इस समय सभी जगह उपलब्ध है, हर मोबाइल में उपलब्ध है, आप उस टॉपिक को सर्चिंग में डालिए यूट्यूब पर। जैसे कि मैं उदाहरण के बतौर दे दूं कि जैसे मैडम कोई आप जूलॉजी का कोई वो बताइए, टर्म बताइए, कोई टॉपिक बताइए। मान लीजिए, हाँ, मान लीजिए आपका कोई भी अगर टॉपिक है, टॉपिक बताइए। हाँ, वर्टिब्रेट्स है, कॉर्डेट्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, हाँ, तो आप यूट्यूब पर जो है बायोटेक्नोलॉजी डालिए, उससे संबंधित इतने वीडियो आ जाएंगे आपके सामने कि उसको विस्तार से और बहुत सरल तरीके से और बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाया गया है। अगर आप अपने सिलेबस में दिए हुए टॉपिकों को अगर आपने एक बार उससे संबंधित एक दो वीडियो अगर आपने देख लिए, तो मुझे लगता है कि शायद आपके पासिंग मार्क्स से ज्यादा कहीं तो आपकी तैयारी यूट्यूब ही करा सकता है। और आपको वो समझाते भी इस तरीके से हैं, जैसे क्लास में एक प्रोफेसर पढ़ाता है और आपको समझाता है, उसी तरीके से वो पिक्चर दिखा करके, वीडियो दिखा करके और कई उदाहरण दे करके आपको समझाते हैं। तो हर टॉपिक को आप यूट्यूब पर डालिए और उससे संबंधित कई वीडियो होंगे, उससे देखिए। क्योंकि एक चीज और होती है कि जो सामने वाली प्रेजेंटेशन है, अगर उसमें आपकी आंख यूज हो रही है, अगर उसमें आपके कान यूज हो रहे हैं, अगर दिमाग यूज हो रहा है, तो वो आपके ज्यादा समझ में आएगी। जैसे जब आप पिक्चर हॉल पर फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ कान और आंख सभी यूज होते हैं, तो आपको उस पिक्चर की कहानी लगभग सी याद हो जाती है और क्या डायलॉग किसने कहा वो भी याद हो जाता है। तो यूट्यूब पर आप प्रयास कर सकते हैं कि कोई भी टॉपिक, क्या मैं तो कहता हूँ सभी टॉपिकों को एक बार डाल करके आप तैयारी कर सकते हैं। वैसे ये अच्छी बात, क्लास में भी हमारे टीचर्स विद इन टाइम सारे सिलेबस को एक बार जरूर बताते हैं, पूरा ही बता देंगे कि इसमें ये है, इसमें ये आएगा, इसमें ये। कोशिश सभी के टीचर्स की है कि कंप्लीट कोर्स करेंगे बच्चे। और आप कॉलेज है कि इस बार शायद मेरा मानना है कि रटने की अपेक्षा शायद पढ़ना समझिए बहुत अच्छा है। हाँ। अब ये नहीं है बच्चे इतना लंबा रटते थे, बहुत अच्छा, आप समझिए, लाइन करके उसको पढ़ते जाइए, टिक करते जाइए जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है आपका तैयार। और अगर आपने कोई चीज अगर 8-10 बार पढ़ी है, समझी है, तो उस समय जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें शायद टिक लगाना आसान होगा। ह्यूमन ब्रेन बहुत हाई होता है, बहुत जल्दी कैच करता है किसी भी चीज को। तो आप तो स्टूडेंट्स, आज आपने बहुत कुछ जाना इस नए पैटर्न पर, तो आप अब डरिए मत, केवल जो इजी है और जो एवरेज है उसकी ज़्यादा तैयारी कीजिए। जहाँ के अगर बहुत ज़्यादा कठिन और टिपिकल लगता है तो वो शायद आपके समय को भी बिगाड़ेगा, तो वो शायद आप बाद में पढ़ सकते हैं। पर एग्ज़ाम नज़दीक है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही एग्ज़ाम है और उससे नेक्स्ट मंथ पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, तो तैयारी कीजिए।